हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल के क्लास में हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को पूरा पढ़ लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो समास होता है यह कुल 6 प्रकार का होता है। और दूसरा था हमारा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उसको ही मैंने डिस्कस किया। और एक हमारा समास रहा था उसमें अव्ययी भाव, उसको ही मैंने पूरे विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है समास ही है, और वह है यानी कि तीसरा, दो मैंने डिस्कस कर दिया है, तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। दोस्तों, कर्मधारय समास जो होता है, इस समास का उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। अब उत्तर पद क्या होता है या पूर्व पद, उत्तर पद मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब कर्मधारय समास का हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। यह हमारा समास जो होता है, इसका पहला पद जो होता है वह विशेषण होता है, और दूसरा पद हमेशा संज्ञा होता है। आप लोग नोट करते रहिएगा, कर्मधारय समास जो होता है इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद हमेशा संज्ञा होता है। अब उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। यहां पर हमारा एक शब्द है महाकवि। इस महाकवि में हमारा पहला जो शब्द है महा, यह है विशेषण, और दूसरा शब्द कवि जो है यह है संज्ञा। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास हमेशा विशेषण और संज्ञा से मिलकर बनता है। अब कर्मधारय समास हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं, जिसके आधार पे हम बड़े ही आसानी से परीक्षा में तुरंत पहचान लेंगे कि यह हमारा कर्मधारय समास ही है। देखिए, कर्मधारय समास पहचानने के लिए यहां पर मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। पहला है, जब भी आप समस्त पद का विग्रह करेंगे, जब भी आप समस्त पद का विग्रह करेंगे तब आपको हमेशा है और जो एक साथ मिलेगा। है जो हमेशा एक साथ मिलेगा। अब वो समस्त पद कौन सा है? पहला हमारा समस्त पद है महौषधि। ये हमारा समस्त पद है महौषधि। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्मधारय समास ही है? तो सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे, और इसका विग्रह हो जाएगा, यानी कि अलग अलग करके लिखेंगे। महौषधि का विग्रह हो जाएगा महान है जो औषधि। अब देखिए, यहां पर समस्त पद का जब हमने विग्रह किया है तो विग्रह में आपको है और जो एक साथ मिला है। तो इस प्रकार से जब भी समस्त पद के विग्रह में हमें है और जो एक साथ मिलेगा तो वहां पर हमेशा हमारा कर्मधारय समास होगा।
एक हमारा शब्द है पीत सागर। पीत सागर। अब इसमें कर्मधारय समास कैसे है, इसे भी पहचानने के लिए हम सबसे पहले इस समस्त पद का विग्रह करेंगे। तो इसका विग्रह हो जाएगा पीत है जो सागर। पीत यानी कि पीला, पीला है जो सागर। अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, समस्त पद के विग्रह में आपको है और जो एक साथ मिला है, तो इस प्रकार से यहां पर भी आपका कर्मधारय समास है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन एक एक करके देखेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक और हमारा पहचानने के लिए एक और हमारा ट्रिक है कर्मधारय समास का। पहला था हमारा है और जो, जब भी समस्त पद के विग्रह में एक साथ मिले तो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार से हमारा एक और ट्रिक है, वह है के समान या के सदृश। सदृश का अर्थ समान ही होता है। तो जब भी आपको समस्त पद के विग्रह में के समान या के सदृश एक साथ मिले तो वहां पर भी आपका हमेशा कर्मधारय समास होगा। उदाहरण देख लेते हैं। पहला हमारा उदाहरण है चरण कमल। अब इस समस्त पद का हम विग्रह जब करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा कमल के समान चरण। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको समस्त पद के विग्रह में के समान एक साथ मिले तो वहां पर भी हमेशा आपका कर्मधारय समास होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। यहां पर हमारा एक और शब्द है चंद्रमुख। अब इस समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, समस्त पद के विग्रह में हमें के समान एक साथ मिला है, तो इस प्रकार से यहां पर भी हमारा कर्मधारय समास होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कौन सा समास है। अगला चौथा हमारा समास है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है और अंतिम पद हमेशा एक संज्ञा होता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में अक्सर यह पूछ देता है कि वह कौन सा समास है जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक और अंतिम पद यानी कि उत्तर पद हमेशा संज्ञा होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमारा द्विगु समास जो है इसका पहला पद हमेशा संख्यावाचक और अंतिम पद हमेशा संज्ञा होता है। अब कुछ शब्दों के जरिए देख लेते हैं। एक बात और नोट करिएगा, ये हमारा द्विगु समास जो है यह अक्सर किसी समूह को संबोधित करता है।
यानी कि समूह के बारे में बताता है। उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द है चौराहा। अब इस चौराहा का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा चार राहों का समूह। चार राहों के समूह को चौराहा कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, पहला शब्द हमारा क्या है? चार। यह क्या है? यह संख्यावाचक है, यह संख्या के बारे में बता रहा है। और अंतिम पद जो है वह समूह है, यह संज्ञा के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से द्विगु समास हमेशा पहला पद संख्यावाचक और अंतिम संज्ञा होता है। और द्विगु समास समूह को संबोधित करता है। यहाँ पर देखिए, चार राहों के समूह के बारे में बता रहा है, समूह का संबोधन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगला शब्द देख लेते हैं। एक हमारा शब्द है दोपहर। अब इस दोपहर का विग्रह हो जाएगा दो पहरों का समूह। अब यहां पर भी पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा और समूह को दर्शा रहा है। तो यहां पर भी हमारा द्विगु समास है। एक हमारा शब्द है चतुर्वेद। यदि आपको इसका विग्रह पता हो तो कमेंट करके आप बताइए। इस चतुर्वेद का विग्रह हो जाता है चार वेदों का समाहार, यानी कि समूह। तो समूह के बारे में बता रहा है। तो यहां पर भी हमेशा हमारा द्विगु समास है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले समास को देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा समास है। दोस्तों, अगला और पांचवा हमारा समास है द्वंद्व समास। यदि आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके आप तुरंत बताइए। और ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट करेगा और जिसका सबसे ज्यादा सही होगा, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। दोस्तों, द्वंद्व समास हमारा जो होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका दोनों पद प्रधान होता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास को आप पहचानेंगे कैसे? जब भी आपको कोई शब्द दिया रहे तो आप तुरंत उसका विग्रह करेंगे और विग्रह में आपको और अथवा या एवं मिले तो वहां पर हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा। अब चलिए कुछ उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, द्वंद्व समास में जो हमारा समस्त पद दिया हुआ होता है उसमें उन दोनों शब्दों के बीच में हमेशा योजक चिन्ह यानी कि हाइफन लगा होता है। जैसे कि एक हमारा शब्द है माता पिता। तो इस प्रकार से आपका जो शब्द दिया हुआ होता है, यानी कि जो समस्त पद होता है, उसके बीचों बीच में हमेशा एक योजक चिन्ह लगा होता है। तो इस प्रकार से आप द्वंद्व समास को तुरंत पहचान सकते हैं। एक और शब्द है दिन रात।
यहाँ पर भी आपका बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यह भी द्वंद्व समास है। अब यदि आपको पहचानने में कठिनाई हो रही हो तो आप तुरंत दिए हुए शब्द का समास विग्रह कीजिएगा। जैसे एक शब्द दिया हुआ है सीता, सीता राम। यहाँ से आप तुरंत पहचान लिए होंगे कि दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इस प्रकार से यह द्वंद्व समास है। लेकिन थोड़ा सा इसका समास विग्रह करके देखते हैं, और अथवा या एवं जो आता है इसकी भी पुष्टि कर लेते हैं। देखिए सीताराम का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा सीता और राम। अब यहाँ पर आपको समस्त पद के विग्रह के बीचों बीच में और मिला है, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। अब एक और शब्द है देश विदेश। अब इसका विग्रह जब आप करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा देश या विदेश, देश अथवा विदेश। अब यहाँ पर भी अथवा या आ रहा है, देश या विदेश, देश अथवा विदेश। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी शब्द के बीचों बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पर हमेशा आपका द्वंद्व तत्पुरुष समास होगा। और समस्त पद के विग्रह के बीचों बीच में जब आपको और अथवा या एवं मिले तो वहां पर भी हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक समास हमारा और बचा हुआ है, उसे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समास का जो अध्याय है यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमारा आखिरी और छठा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, और इस समास में नोट कर लीजिएगा, पहला यह है कि इसका दोनों पद अप्रधान होता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मुख्य नहीं होता है। और दूसरा यह है कि इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं या इशारा करते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद जो है यह तीसरे के बारे में बताते हैं। अब परीक्षा में हमारा पूछ देता है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। तो यदि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो वहां पर आप तुरंत टिक कर लीजिएगा कि वहां पर हमेशा आपका बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास जो होता है यह देवी और देवताओं के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलिए कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये सारे शब्द बहुव्रीहि समास के हैं। देखिए पहला हमारा शब्द है दशानन।
और यह दशानन शब्द जो है, इसमें कौन सा समास है, इसे पहचानने के लिए सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे। तो यह हो जाएगा 10 आनन वाला या 10 सिरों वाला। ये 10 सिरों वाला होता कौन है? रावण को हम विशेष रूप से जानते हैं 10 सिरों वाले से। तो यह दोनों सब, यह समस्त पद जो है, यह किसी तीसरे के बारे में अर्थात रावण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हमेशा हमारा बहुव्रीहि समास होगा। और दूसरा हमारा शब्द है त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र का जब हम विग्रह करेंगे तो यह आएगा 3 नेत्र वाला, यानी कि वह जिसके 3 नेत्र हों। तो 3 नेत्र वाला, हम 3 नेत्र वाला के नाम से हम किसे जानते हैं? शंकर जी को। तो यहाँ पर भी समस्त पद का विग्रह तीसरे के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर भी हमेशा हमारा बहुव्रीहि समास होगा। अब एक और शब्द देख लेते हैं, वह है चक्रधर। अब चक्रधर को हम सबसे पहले विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, हमारे वो कौन से देवी देवता में आते हैं जो चक्र को धारण करते हैं? तो वह हमारे हैं विष्णु जी। तो यहाँ पर भी समस्त पद का विग्रह तीसरे के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर भी हमेशा हमारा बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों, इस प्रकार से समास के हमारे जो 6 प्रकार थे उनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। और इसी प्रकार से तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे उसको भी डिस्कस किया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब चलिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और वह हमारा होगा समास के टॉप 50 प्रश्न। वह 50 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना भी है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और तत्काल लाभ उठा सकें। तो अब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।